वालेकुम सलाम। ये अब देखो जरा। चल ठीक है, चल सही। सॉरी, आधा सेशन तो मैंने जो है एचईसी के साइट पे ले लिया। चलिए नई सिरे से मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अस्सलाम वालेकुम, कोई एक आध मैसेज आ जाए ताकि मुझे पता चल जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राहिला है। मैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं डॉक्टर उज़मा अली की बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से उन पेरेंट्स को फ़ायदा पहुँचाऊँ जिनके बच्चों को स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको स्पीच थेरेपी के बारे में बताऊँ कि स्पीच थेरेपी है क्या। जो कि इसमें कई जो ऑडियंस है ऐसे होंगे जो स्पीच थेरेपी के बारे में नहीं जानते होंगे, और जो कि हम ये सोशल मीडिया पे जो है ना ये अपना लाइव सेशन कर रहे हैं, तो तकरीबन जो है ऐसे लोग भी होंगे जो कि स्पीच थेरेपी के बारे में इतना नो एंड हाउ जो है वो नहीं रखते होंगे। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं जो है अब ये SICP की प्लेटफॉर्म से जो है स्पीच थेरेपी के बारे में बताऊं। स्पीच थेरेपी बेसिकली क्या है कि ये ऐसा ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जो कि बोलने के मसले मसाइल को जो है वो डील करता है। ठीक है, बोलने के जो मसले मसाइल होते हैं वो ना सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि बड़ों के साथ भी हो सकते हैं। बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं या तो जो है वो समाज की प्रॉब्लम की वजह से जो है वो प्रॉपर वे में नहीं बोल पाते, या फिर जो है जहानत के लिहाज से यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो है ना उनमें बोलने के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। इसी तरह से जो है जो कटा हुआ तालु वो पैदाइशी तौर पे जो बच्चे होते हैं जिनके जो है तालु कटा हुआ होता है उनके भी जो है ना स्पीच प्रॉब्लम्स स्पीच के इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरह अगर बड़ों में देखा जाए तो बड़ों में फालिज की वजह से यानी कि जिन लोगों को फालिज का अटैक होता है उनमें भी जो है बोलने के मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। उनकी वो वोकैबुलरी वो लॉस कर जाते हैं जो कि जिसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते थे। तो स्पीच थेरेपी के थ्रू जो है हम ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करते हैं जिनको बोलने में डिफ़िकल्टी फील होती हो, चाहे वो डिफ़िकल्टी उनके लफ्ज़ों की तलफ़ुज़ की जो है अदायगी में यानी कि सफाई ना होने की वजह से होती हो, या फिर जो है फ्लुएंसी की वजह से यानी कि रवानी में मसला जैसे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग भी कह सकते हैं आप। तो स्टटरिंग यानी कि हकलाहट की वजह से भी जो है ना उनका ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जो है कि मतलब वही जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं उनको भी बोलने का प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, या वो मर्द हजरात जो है जिनको वॉइस का प्रॉब्लम होता है, वॉइस इन सेंस में कि ऐसे मर्द हजरात जो कि ख़वातीन की आवाज़ में बात करते हैं या वो ख़वातीन जो मर्दों की आवाज़ में बात करते हैं, तो स्पीच थेरेपी जो है उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होती है। और प्लस जो है ऐसे बच्चे या अडल्ट्स जिनको सॉलिंग का प्रॉब्लम होता है यानी कि खाना निगलने में चबाने में प्रॉब्लम की वजह से मतलब इन प्रॉब्लम इश्यूज को भी डील करता है, जो सही तरह से प्रॉपर वे में नहीं चबाते हैं या खाना जो है सही तरह से नहीं निगल पाते। इसके अलावा जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स वाले बच्चे होते हैं जैसे CP चाइल्ड होते हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से भी जो है वो सही तरह से बोल नहीं पाते। अर्थात बात करते हैं कि जो डिलेड स्पीच वाले बच्चे होते हैं, जो लेट टॉकर होते हैं, लेट टॉकर यानी कि डिलेड स्पीच वो बच्चे होते हैं जो अपने एज के लिहाज से स्पीच के वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाते जो कि एक आम नॉर्मल बच्चा जो है टाइम के साथ साथ उन माइलस्टोन को अचीव करता है। तो लेट टॉकर या डिलेड स्पीच जो है वो इस प्रोसेस में जो है वो पीछे होते हैं एक आम बच्चे से। तो उनको जो है उनकी वोकैबुलरी जो है उस एज वाइज जो है वो डेवलप नहीं हो पाती जैसा कि एक नॉर्मल बच्चे की होती है। तो मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है वोकैबुलरी बूस्टिंग टिप्स फॉर पेरेंट्स विद डिलेड स्पीच।
हमने ये सेशन इसलिए रखा है लाइव सेशन कि वो पेरेंट्स जो मौजूदा सूरत हाल यानी कि जो मुल्क में हमारे लॉकडाउन का जो वो है सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं और इसकी वजह से सारे क्लिनिक्स वगैरह बंद हैं, यानी कि वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। जो ऐसे बच्चे जो कि स्पीच थेरेपी की क्लासेस बाकायदगी से ले रहे थे और लॉकडाउन की वजह से जो है उनकी प्रॉपरली स्पीच थेरेपी की क्लासेस नहीं हो पा रही, तो हमने आईसीपी ने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम जो है वक्तन फ़ौक्तन जो है ना ऐसे पेरेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे जिनके बच्चे जो है स्पीच के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो बोलना जो है अगर देखा जाए बोलना कितना ज़रूरी होता है इसका अंदाज़ा जो है एक जो है पेरेंट्स जो है ना इसका बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। जिन वालिदैन के बच्चे जो है वो प्रॉपरली नहीं बोलते तो वो कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं इसका अंदाज़ा शायद जो है ना वो पेरेंट्स नहीं कर सकते जिनके बच्चे जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो बोल चाल के मराहिल को तय करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि लेट टॉकर होते हैं या जो कि बिल्कुल ही नहीं बोल पाते, अगर वो कभी जो है ना कोई लफ्ज़ बोलना शुरू कर दे या कोई आवाज़ निकालना भी इवन शुरू कर दे तो ऐसे पेरेंट्स जो है खुशी की इंतहा नहीं होती है। अगर देखा जाए तो ये तो नॉर्मल पेरेंट्स में भी जब बच्चा पैदा होता है और जब इस दुनिया में आता है तो आते ही जब वो रोना स्टार्ट करता है तो उसके रोने की आवाज़ सुन के भी जो है ना पेरेंट्स कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता चला जाता है तो उसकी जो है ना वोकैबुलरी बढ़ती है, इवन कि जब वो सिंगल वर्ड्स बोलता है, फॉर एग्जांपल मामा या बाबा बोलता है, तो उस वक्त पेरेंट्स को बहुत अच्छा फील होता है और वो पेरेंट्स ये मत चाहते हैं कि बच्चा जो है ये लफ्ज़ बार बार बोल रहे हैं। जितनी दफ़ा बच्चा जो है वो लफ्ज़ बोलता है उतनी दफ़ा जो है पेरेंट्स उनके इस बोलने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन सोचे उन पेरेंट्स के बारे में जिनके बच्चे जो है टाइम के मुताबिक यानी कि एज एप्रोप्रिएट उनके स्पीच के माइलस्टोन जो है वो डेवलप नहीं हो पाते, तो ऐसे पेरेंट्स जो है कितने मुश्किल में होते हैं और अपने सारे जो है वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इतनी मेहनत करते हैं कि किसी तरह से हमारा बच्चा जो है बोलने के काबिल हो जाए। उसके लिए जो है वो स्पीच थेरेपी की सर्विसेज भी लेते हैं बहरहाल। लेकिन जो है आज जो मेरा टॉपिक है जो वोकैबुलरी बूस्टिंग टिप्स फॉर पेरेंट्स विद डिलेड स्पीच, हमने इसलिए अरेंज किया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से उन पेरेंट्स को फैसिलिटेट करूं ताकि जो वो आजकल जो है स्पीच थेरेपी के सेशन नहीं ले रहे तो घर पे बैठ के जो वो अपने बच्चों के साथ जो है ना इन वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं। बल्कि ये बहुत अच्छा मौका है उन वालिदैन के लिए, यानी जो आज का जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें जो उनके सारे फैमिली मेम्बर्स घर में मौजूद हैं, सब मिलके अगर बच्चे को थोड़ा थोड़ा टाइम दें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उसको जो है ना लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करवाएं तो इससे बच्चे में जो है ना काफ़ी हद तक बहुत अच्छा चेंज आ सकता है। तो सबसे पहले जो ना मेरा वो है टिप है, एक तो ये है कि आपने जब आप बच्चे के साथ बात करें यानी कि स्पीक स्लोली, आपने जब भी बच्चे के साथ बात करना है तो आपने अपना रेट ऑफ स्पीकिंग जो है वो थोड़ा सा कम रिड्यूस रखना है, बहुत फास्ट वे में नहीं बात करना। बड़े जो होते हैं जो कि उनके ये जो स्पीच मैकेनिज़्म होता है वो उसमें मेच्योरिटी आ चुकी होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं अभी उनका जो कि मैकेनिज़्म जो है इतना मेच्योर लेवल पे नहीं होता, तो आपने उनके सामने आराम आराम से बात करनी है ताकि बच्चा जो है आपके लफ्ज़ों को पिक करे और कोशिश करे कि वो आपके साथ साथ जो है उस लफ्ज़ को जो है प्रोनाउंस करे। तो पहला टिप क्या था कि आपने बच्चे के साथ जो है आराम आराम से जो है वो बात करनी है, बहुत फास्ट वे में बात नहीं करनी है। जो सेकंड मेरा वो है वो आपने प्ले के थ्रू यानी प्ले जो खेल है, खेल के थ्रू जो है आपने बच्चे को ऐसे आपने मटेरियल डिज़ाइन करना है जो घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप उसके थ्रू जो है ना खेल ही खेल में जब बच्चा ब्लॉक से खेल रहा है या फिर साइकिल चला रहा है या
कोई भी गेम खेल रहा है, कैच एंड थ्रो कर रहा है, तो आपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, बच्चे को ये लफ्ज़ बार बार सुनवाना है। देखिए, अगर देखा जाए तो बच्चों की जो वोकैबुलरी डेवलप होती है उसका ताल्लुक सुनने से ज़्यादा होता है। जो बच्चा जो है उन वोकैबुलरी को बार बार सुनेगा तो वो उस लफ्ज़ को फिर बोलने की मतलब उसमें सलाहियत भी आ जाती है। तो आपने बच्चे के सामने जो है बार बार उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कैच एंड थ्रो खेल रहे हैं, बच्चे के साथ बॉल को करें, तो बार बार जो है इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, कैच थ्रो, पकड़ो, फेंको, पकड़ो, फेंको। यानी कि इस तरह जो है ना, ये जो वो है क्या नाम है एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं कैच एंड थ्रो का, तो जितना ज़्यादा आप इसमें बोलते रहेंगे उतना ज़्यादा जो ना बच्चों को इस लफ्ज़ों की पहचान हो जाएगी कि थ्रो किसे कहते हैं और कैच किसे कहते हैं। तो आपने प्ले के थ्रू जो है बच्चों को ज़्यादा जो है वो करना है, इन्हें उनकी इन्हेंसमेंट करनी है वोकैबुलरी की। नेक्स्ट जो मेरा वो है टिप है वो है टेल योर बेबी व्हाट यू आर डूइंग। आप अपने बच्चे के साथ जो है आप उनको बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, यानी कि रूटीन के जो काम है, फॉर एग्जांपल कि बच्चा जो है जैसे रूटीन में खाना पीना, सोना, जागना, खेलना, ये सब रूटीन की वो हैं एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपने रूटीन में जो वो है क्या नाम एक्टिविटीज़ है उसको देखते हुए बच्चे के साथ जो है ज़्यादा बातचीत करनी है। फॉर एग्जांपल कि जब बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं, बच्चा खाना खा रहे हैं, तो आप बाकायदा उसको बताएं कि आप क्या खा रहे हो। या बच्चा अगर कपड़े चेंज कर रहा है तो आप उसको बताओ कि आप शर्ट चेंज कर रहे हो या ट्राउज़र चेंज कर रहे हो। तो आप जो भी एक्शन कर रहे हैं उसको आप लेबल करें, ताकि बच्चे के लिए जो है जो ये वर्ड्स जो है उस चीज़ को, इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें और फिर जो है आगे चल के इन लफ्ज़ों को वो दोहराए। और बल्कि जो इमिटेशन है, कोशिश करें कि जो लफ्ज़ आप बोलते हैं बच्चे के सामने वो बच्चे को ज़्यादा जो है ना इमिटेट करवाएं। ठीक है। प्लस जो है अगर बच्चा कोई आवाज़ें निकालता है, फॉर एग्जांपल कि माँ या दा या क कोई आवाज़ निकालता है और फ़र्ज़ कर वो पूरा लफ्ज़ नहीं बोलता है, तो माँ को जो ना थोड़ा सा उसके जो ना सिलेबल्स को जो ना इंक्रीज़ करें, माँ कर दें आप। या बा कर रहा है, बा की आवाज़ें निकाल रहा है तो बाबा कर दें। तो उसको और फिर बाकायदा जो है ना अगर बाबा लफ्ज़ वो कह रहे हैं तो बाबा की तरफ इशारा भी करें, ताकि बच्चों को पता चले कि जो आप बाबा का लफ्ज़ बोल रहे हैं वो आप फादर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। या मामा तो मदर की तरफ इशारा करें कि मामा। तो इस तरह ये वर्ड जो है बच्चे के लिए मीनिंगफुल हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है रीड बुक्स। यानी कि जो बुक्स हैं, बुक्स के थ्रू जो है ये बहुत अच्छा वो है एक्टिविटी है बच्चे के लिए। जो उनके जो कलरफुल बुक्स होते हैं बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई ऐसा कलरफुल वो लें, बुक्स लें जिसमें एनिमल्स की वो हैं, तस्वीरें हैं, तो आप उसको लेबल करें, बताएं उन्हें एनिमल्स की जो है आवाज़ें उनसे निकलवाएं। जैसे आप डॉग पे हाथ रख रही हैं तो डॉगी की आप आवाज़ निकलवाएं और कोशिश करें कि बच्चा भी जो है ना उस आवाज़ को जो है निकालने की कोशिश करें। या अगर आप कैट लफ्ज़ जो है वो कैट की तस्वीर दिखा रही हैं बिल्ली की, तो बिल्ली की आवाज़ जो है बुलवाने की इनको कोशिश करवाएं। इसी तरह से जो है ना जो बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं तो गाड़ी की आवाज़ झुन की आवाज़ें जो है निकलवाएं। बाकायदा बताएं कार का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, यानी कि आवाज़ें और लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है ना ज़्यादा करें। अगर बच्चा सिर्फ आवाज़ें निकाल रहा है तो वर्ड्स पे लेके आना है, लेकिन बच्चा अगर आवाज़ें भी नहीं निकाल रहा है तो आप कोशिश करें कि आवाज़ों पे ही रखें। उनकी जो प्रैक्टिस करवाएं तो आवाज़ों की करवाएं, एकदम से जो है वो लफ्ज़ों पे लेके नहीं आए। इसलिए कि अभी बच्चा इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतना लंबा वर्ड जो है ना एकदम से वो बोलना शुरू करें। तो कोशिश करें कि अगर वो आवाज़ें नहीं निकालता है तो आवाज़ों पे लेके आएँ, और अगर वो आवाज़ें निकाल रहा है तो एक सिलेबल्स जो है ना एक आवाज़ को उसके साथ जो ना ऐड करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, माँ का जो माँ के साथ जो है मामा कर दिया आपने, या तो बा के साथ जो है ना बाबा कर दिया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सिलेबल्स की जो लेंथ जो है वो बढ़ाएं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा वो है टिप्स है वो है हैंड जेस्चरिंग। हैंड जेस्चरिंग का मतलब ये है कि हैंड मूवमेंट,
यानी कि बच्चे को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हैंड मूवमेंट की तरफ लेके आए, यानी उनको सिखाएं कि हैंड जेस्चरिंग कैसे करते हैं, जिसमें पॉइंटिंग भी शामिल है। ये क्या है, आप कम्युनिकेशन का तरीका उनको सिखा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हैंड जेस्चरिंग भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपनी नीड के लिए अपनी पॉइंटिंग का इस्तेमाल यानी कि फिंगर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो आप जो है उनको फिंगर का इस्तेमाल भी करना सिखाएं। अगर बच्चा जो है हैंड जेस्चरिंग नहीं करता तो उनको हैंड जेस्चरिंग का भी बताएं कि किसी भी चीज़ के लिए हैंड यानी फिंगर का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे जैसे बच्चा पानी मांग रहा है तो उसको बाकायदा जो है ना पॉइंटिंग करवाएं कि वो जो है ना अपने हाथ का इशारा करे। लेकिन अगर बच्चा ऑलरेडी हैंड जेस्चरिंग कर रहा है यानी कि पानी की तरफ इशारा कर रहा है, तो फिर जो ना उसके इस इशारे को आप इनकरेज ना करें। अगर वो इशारा नहीं करता है तो इशारे को इनकरेज करें, और अगर वो इशारा करता है तो इसको इतना इनकरेज नहीं करें, बल्कि उसके साथ जो है आप लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो लफ्ज़ दें, जैसे पानी, तो बार बार उसके सामने पानी कहें ताकि उसको ये पता चले कि वो जो पीने की उसको तलब हो रही है उसको पानी लफ्ज़ बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है इस तरह जब हैंड जेस्चरिंग करते हैं तो बच्चे को जो है ना ये लफ्ज़ जो है वो मीनिंगफुली, मतलब उसका एक मीनिंगफुल वर्ड जो है ना वो बन जाएगा। फिर है सिंगिंग एंड राइमिंग। राइमिंग जो है वो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं राइमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बल्कि अक्सर जो है एक्शंस को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, उसमें उसको फॉलो भी करते हैं। जैसे अगर आप बाबा, ब्लैक शेप या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल, अगर आप इस तरह की हैंड वो करें उसके साथ मूवमेंट करें तो इससे भी क्या होगा कि एक तो उनकी जो ना मोटर स्किल्स में भी बेहतरी आएगी, प्लस जो है ना जब ट्विंकल ट्विंकल करेंगे तो ये जो आप फिंगर से जो ना जो आप साइन शो कर रहे हैं वो उनके लिए एक मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाएगा कि ट्विंकल का मतलब क्या है। तो एक तो ये कि मोटर एबिलिटी उनमें जो है डेवलप होगी, प्लस जो है वोकैबुलरी भी उनकी डेवलप होगी, और दूसरा जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो भी मेंटेन रहेगा। तो राइमिंग और सिंगिंग से जो है बच्चे जो है ना काफ़ी जो है वो लफ्ज़ों को सीख सकते हैं। फिर है इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स। अच्छा, नया वर्ड्स हम उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाएंगे जब हमें ये अंदाज़ा हो कि बच्चे जो है उनको ऑलमोस्ट जो है ना जो रूटीन के वर्ड्स हैं जो अपनी नीड्स को बेसिकली वो डिफाइन कर पा रहे हैं, खाने पीने में, सोने जागने में, यानी जो भी उनकी नीड है वो जो है सिंगल वर्ड्स में या 2 वर्ड्स में कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपने जो है ना उनको ऐसे नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाना है जो रूटीन से थोड़े से हट के हों। जैसे अगर आप बुक्स में जाएं तो जैसे रूटीन में जो है ना आप और भी वो कर सकते हैं, जैसे एकेडमिक साइट पे आप जा सकते हैं, किसी भी चीज़ की जो है ना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे बच्चा अगर एनिमल में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको डॉग का लफ्ज़ पता है और डॉग की साउंड भी निकाल रहा है, तो डॉग का कलर जो है आप उसके लिए एक नया वर्ड्स का इजाफा कर सकते हैं कि आप जो है ना कलर को उसके साथ ऐड कर दें डॉग के साथ। जैसे ब्लैक डॉग हो गया या ब्लैक कैट हो गई या पिंक डॉल हो गई। तो इसी तरह से जो है ना जो कि डॉल का लफ्ज़ जो है ना बच्चे को पता है कि इसको गुड़िया बोलते हैं, लेकिन उसको पिंक का नहीं पता, तो आप पिंक का लफ्ज़ जो है ये उसके लिए एक नया वर्ड्स हो जाएगा कि डॉल के साथ जो है ना पिंक लफ्ज़ जो है ना उसको ऐड करें। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की जो वोकैबुलरी है यानी कि सिंगल वर्ड से जो है वो 2 वर्ड्स पे आ जाएंगे कि अगर वो डॉल बोलती है बच्ची तो वो पिंक डॉल जो है उसको बोलना सिखाएं। फिर जो नेक्स्ट मेरा वो है पॉइंट है वो है टीच देम टू आस्क फॉर थिंग्स। यानी बच्चे को आपने ये बताना है कि किसी भी ज़रूरत की चीज़ यानी नीड के लिए उसको बोलना है, ये सिखाना है कि उसको किस तरह बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब खाने की टेबल पे जो खाने की टेबल पे वैरायटी होती है, चावल है या रोटी है या इवन पानी है, जूस रखा है, तो आप बच्चे को ऑप्शन दें, यानी 2 ऑप्शन दें और उसके लिए बच्चों के लिए सहूलत पैदा करें और उनसे 2 ऑप्शन में से पूछें कि आपको जूस पीना है या पानी पीना है, या आपको रोटी खाना है या चावल खाना है। अच्छा, और वेट करें कि वो आपको रिप्लाई करें। एकदम से जो है ना आपने दोबारा उनके सामने मतलब नहीं बोलना है चावल खाना है, नहीं, बल्कि वेट करें
कि ना वो चावल लफ्ज़ बोले या फिर रोटी लफ्ज़ बोले, तो थोड़ा सा वेट करें कि वो जो है इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का जो है वो सिलेक्शन करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनकरेज कम्युनिकेशन। अच्छा, जब बच्चों में इतनी सलाहियत आ जाती है कि वो आपसे प्रॉपरली थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, तो आप फ़ौरन जो है इनको इनकरेज करें। ठीक है, अगर वो जो है लफ्ज़ों में वो बोल रहे हैं तो खुशी का इजहार करें और उनको ये तासुर दें कि जो लफ्ज़ या जो फ्रेजेस, यानी अगर 2 लफ्ज़ भी उसने इस्तेमाल किए हैं या सिंपल सेंटेंस भी उसने बोला है, तो आप उसका खुशी का इजहार करें। जैसे कि एक पैदाइश के बाद जब बच्चा 1 साल का होता है और वो पहली दफ़ा मामा या बाबा बोलता है, तो पेरेंट्स कितना खुशी का इजहार करते हैं। तो इसी तरह का इजहार करें और जो है बच्चे को फील करवाएं कि उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया है और उसको अहमियत दी गई, उसके इस काम को जो है सराहा गया है, उसकी मतलब अहमियत दी गई है, तो बच्चे में जो है और ज़्यादा इनकरेजमेंट पैदा होगी। फिर बच्चे को जो है टॉयज़ ऐसे दें, यानी कि बेस्ट टॉय टू हेल्प योर चाइल्ड स्पीक डेवलपमेंट, यानी कि आपने ऐसे टॉयज़ की सिलेक्शन करनी है जो कि लर्निंग के पर्पज़ से हो। आप ऐसे टॉयज़ लें जो जैसे वुडन टॉयज़ हो सकते हैं, उसमें पजल्स टाइप के भी हो सकते हैं, जिसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स के शेप्स भी होते हैं, या फिर जो ना फ्रूट्स वगैरह के शेप्स वगैरह होते हैं, या फिर जो है एनिमल जो ना स्टफ़ टॉय होते हैं उसमें भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उनके सामने मटेरियल वगैरह वो करें, पेश करें, ताकि उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉयज़ का इस्तेमाल का पता चले। अगर आप पजल्स वगैरह करवाएंगे तो सिर्फ वोकैबलरी ही नहीं बल्कि उनके जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के स्किल्स हैं उसमें भी जो है बेहतरी आ सकती है। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है टीवी डजंट हेल्प टू गेट चिल्ड्रन टू हेल्प, यानी कि जो टीवी है अक्सर जो है घरानों में देखा गया है कि बच्चे जो है ना घंटों जो है टीवी देख रहे होते हैं और जो है पूरा पूरा दिन यानी उनका जो टाइम होता है वो टीवी देखने में या मोबाइल देखने में स्पेंड होता है। तो आप लोगों ने मतलब टीवी का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम रखना है। बहुत ज़्यादा जो है टीवी के आगे बच्चे को नहीं बिठाना है। बच्चा टीवी से जो है वो अल्फाज मतलब सीख तो लेगा, लेकिन ये कि कन्वर्सेशन के लिए उसके पास एक पार्टनर का होना भी ज़रूरी है। तो टीवी का टाइम ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी ना दिखाए, यानी कि एक टाइम बहुत लिमिटेड टाइम कर दें। इसी तरह मोबाइल का कर दें, लेकिन मोबाइल भी अगर बच्चा देख रहा है तो इसमें ऐसे ऐप्स हैं जो कि लर्निंग के पर्पज़ से होते हैं, जैसे फ्रूट्स के नेम है, एनिमल्स के नेम है, या जो है ना पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। तो इसी तरह के ऐप्स के थ्रू जो है ना आप वो कर सकते हैं, बच्चों की वोकैबुलरी पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन सारा दिन जो है कहने का मकसद ये है कि टीवी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करवाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा, कैसी हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो है इस आईसीपी के प्लेटफॉर्म से जो है स्पीच थेरेपी के बारे में जो है ना एक अवेयरनेस प्रोग्राम कह लें, या फिर जो है ना पेरेंट्स को हम फैसिलिटेट करने का जो सिलसिला शुरू किया है बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो है मैं इसको काफ़ी इंजॉय भी कर रही हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है प्ले का थ्रू हो गया। अच्छा, हैंड जेस्चरिंग का भी हो गया है। थोड़ा सा जो है सैंड पे आ जाते हैं कि जो सैंड यानी रेत जो होती है, आपने इस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन करनी है। किसी भी उसमें कंटेनर है या भी जो है ना कोई बास्केट टाइप की कोई ऐसा वो ले लें पॉट, जिसमें जो ना आप सैंड के थ्रू जो है वो डालें। थोड़े छोटे छोटे टॉयज होते हैं वो डालें और बच्चे को जो है वो जो टॉयज है वो सैंड के अंदर जो है ना उसको हाइड कर लें, यानी कि छुपा दें। और बच्चों को बोलें कि इसमें से जो है ना फलां जो है ना टॉय निकालो, तो बच्चा उसको फील करेगा। एक तो ये कि उसको उस शेप का पता चलेगा जो कि वो टच के थ्रू जो है उसको फील कर रहा है। तो एक तो वो जो सेंसरी इश्यूज बच्चों के साथ होते हैं उससे भी जो है ना बच्चों की जो है ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी सेंसरी इश्यूज में। और प्लस जो है ना वो क्या नाम है वोकैबुलरी, जो हमारा जो मेन पर्पज़ है कि बच्चे की वोकैबुलरी भी जो है इससे वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो सैंड टॉयज जो है उसके थ्रू जो है ना आप ये एक्टिविटी घर में डेवलप कर सकते हैं। ख़ासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं
वो इस सैंड टॉयज जो एक्टिविटी है उसके थ्रू जो है वो काफ़ी हद तक इंटरेस्ट भी लेंगे और एंजॉय भी करेंगे। फिर है पुट समथिंग आउट ऑफ रीच, यानी कुछ चीज़ें जो है जो बच्चे की जो फेवरेट चीज़ है वो उसके अप्रोच से जो है दूर रखें, यानी कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बच्चा जो है वो पहुँच ना पाए। और वो मकसद ये है इसका कि बच्चा आपके पास आए और कुछ बोलने की कोशिश करे कि उसको किस चीज़ की नीड हो रही है। तो जो है ना इसी तरह की एक्टिविटीज़ आप डिज़ाइन करें कि कुछ जैसे फ्रिज के ऊपर कोई चीज़ आपने रख दी है या अलमारी के ऊपर आपने उसकी कोई फेवरेट चीज़ रख दी है और वो आपसे डिमांड करता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो पहले तो आपने ये देखना है कि वो जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है या वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर वो जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत ज़्यादा इनकरेज ना करें। और अगर वो जो है साउंड्स का इस्तेमाल कर रहा है जैसे माँ या पा का आवाज़ निकाल रहा है या दा का कोई भी निकाल रहा है, अगर इवन के पूरा वर्ड्स भी निकाल लेता है तो आप जो है दूसरा वर्ड्स को ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसकी कार जो है अलमारी के ऊपर रखी हुई है और आपसे वो बोल रहा है कार, तो आप जो है ना वो एक जो वर्ड्स है जो नया वो वर्ड्स आप ऐड करेंगे कार दे दें। जो कार तो उसने बोला है, दे दे का लफ्ज जो है आप उससे बुलवाएं, कोशिश करें कि वो आपके इस वर्ड्स को कॉपी करें, इमिटेट करें। फिर है प्रेज देयर एफर्ट्स। अच्छा, बच्चा जो भी मतलब बोलने की कोशिश करता है उसके इस एफर्ट को आपने मतलब अप्रिशिएट करना है, यानी कि उसकी तारीफ जो है करना है। जैसा कि मैं शुरू से आपको बताती हुई चली आई हूँ कि वक्तन फ़ौक्तन जो है आप बच्चे को वो करें, इनकरेज करें। जैसे ही कोई वो लफ्ज़ बोलता है, कोई साउंड निकालता है, तो कोई भी एफर्ट करता है बच्चे का तो उसको ज़रूर सराहें हैं ताकि बच्चा जो है और बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। अच्छा जो है ना, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह मुझे अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है। ये कुछ मैंने आपको टिप्स बताए हैं पेरेंट्स के लिए, स्पेशली है जो पेरेंट्स जो है इस वक्त घरों में कैद हैं और वो अपने बच्चे के सिलसिले में अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये आई होप कि ये जो सेशन, ये जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोग जो है ना ज़रूर इसको अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके साथ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड करें। डॉक्टर उज़मा कह रही हैं, डॉक्टर राहिला कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, समझ में अच्छा जी। पेरेंट्स के लिए जो आज का हमने प्रोग्राम किया था, असल में मेरा आधा सेशन तो मेरा ख्याल है वो HEC के दूसरी साइड पे जो 30 मिनट्स का सेशन था उसी में चला गया है। तो और भी अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी कि कोई ऐसा है जो कि क्वेश्चन पूछे। लेट मी सी कि थैंक यू आसफा है डॉक्टर उज़मा। अच्छा जी, डॉक्टर उज़मा ने अम्बरीन, रोबीना, अली, मरियम, जाफिर, मोस्ट वेलकम टू सेशन। कोई सवाल?
अच्छा, एक सवाल आया है, सारा उबैद और रहमान है, उन्होंने कहा है कि कुछ साउंड अगर ठीक से नहीं निकलते लाइक स, ट, फा, उसके लिए क्या करें? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये साउंड की क्लैरिटी के लिहाज से है। इसको जो है आर्टिकुलेशन या फोनोलॉजिकल एरर कहा जाता है, यानी कि वो लोग या बच्चे या अडल्ट भी सम टाइम जो है कोई स्पेसिफिक साउंड जो है वो प्रॉपर वे में प्रोनाउंस नहीं कर पाते। जैसे इन्होंने जो साउंड्स दिया है वो सीन का साउंड है एस है, टी है और एफ है। तो इसके लिए ये कि जितना ज़्यादा स और उसकी वोकैबुलरी आप बनाने सीन की या एस की, इंग्लिश में चाहे करें चाहे वह उर्दू में करें, साउंड्स तो एक ही तरह से प्रोनाउंस होती हैं। तो आप जो है ना बहुत सारे अल्फाज सीन के जो है वो करें, बताएं, और मतलब बहुत सारे वोकैबुलरी आप अपने पास जो है नोट करें, उसको जो है प्रैक्टिस करें। जैसे सीन अगर मैं उर्दू में कहूँ तो सीन से जो है सांप है, समंदर है, सूरज है, स्नेक है, ठीक है, सन है। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज जो है आप बना लें और उसको जो है निकालें। या फिर आप उसके पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बच्चे के जो भी ये सीन की आवाज़ नहीं निकाल पा रहा उसकी टंग की मूवमेंट वगैरह देखना पड़ेगा। दूसरा, उनका प्रेशर, जो ब्रीथ का जो प्रेशर है वो भी देखना पड़ेगा कि क्या आया, उनका प्रेशर जो है प्रॉपर वे में जो है नहीं निकल पा रहा, या फिर जो है उनका जो टंग की जो प्लेसमेंट है ये वो सही तरह नहीं है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये कि आप घर में जो है बहुत सारे अल्फाज जो ना सीन के या एस के जो है वो बनाएं, इसी तरह टी के और फा के, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और फिर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, इसी से भी जो है वो प्रैक्टिस से भी अगर बेहतरी नहीं आएगी तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर वे में जो है ना स्पीच थेरेपिस्ट को आपको दिखाना पड़ेगा, ताकि उनके पूरा स्पीच मैकेनिज्म को जो है वो चेक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डाउट डॉक्टर उज़मा जो है बहुत अच्छा वो कर रही हैं, काम कर रही हैं। उन्होंने हमें मोटिवेट किया है कि हम ये लाइव सेशन करें। तो नो डाउट कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं और हमें काफ़ी उनसे मोटिवेशन मिली है। और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला जो है ना उनके अंडर जो है इसी तरह के प्रोग्रामात वक्तन फ़ौक्तन होते रहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, महरीन ताहिर हैं, माई चाइल्ड इज़ वीक इन मेमोराइज द कुरान या स्कूल वर्क। अच्छा, ये जो मेमोरी का इशू है ये तो आपको मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट करानी पड़ेगी कि बच्चे की जो जहानत है, यानी कि जो आईक्यू है वो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे के साथ जो है बोलने का कोई मसला है, जैसे बोलने में लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ सही नहीं कर पा रहा, हकला रहा है, या फिर जो है ना अपने एज के मुताबिक उसकी वोकैबुलरी जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही, तो उस सिलसिले में जो है वो आप स्पीच थेरेपिस्ट से हेल्प ले सकती हैं। लेकिन आप जो है उसकी मेमोराइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ना साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी बेहतर वो कर सकेंगे, हेल्प कर सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर उज़मा का है टैक्स के, दैट इज़ ब्रिलियंट पॉइंट ऑफ डॉक्टर आहिला, एज यू सैड गिव रिवॉर्ड इनकरेजमेंट व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड्स। डेफिनेटली देखिए, जब तक हम बच्चे को इनकरेज नहीं करेंगे, यानी कि उसको रिवॉर्ड नहीं देखेंगे, बच्चे की मोटिवेशन जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो जैसे हम बिहेवियर थेरेपी में भी जो है ना ये जो वो है क्या नाम है टेक्निक है अप्लाई होती है, इसी तरह से जो ना स्पीच में भी हम यही टेक्निक अप्लाई करते हैं कि बच्चे को जो है बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है उनको वो रिवॉर्ड दिया जाता है कि जो भी लफ्ज़ वो बोले। जैसे अभी मैं आपसे कह रही थी, हाँ आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चे ने जो भी लफ्ज़ बोला है आप फ़ौरन उनकी कोई फेवरेट चीज़ दें, ताकि उनका जो है ना इंटरेस्ट बोलने की तरफ और ज़्यादा
बढ़ें। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक है जो कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी इस्तेमाल होती है, और ये चीज़ हम स्पीच थेरेपी में भी कर रहे होते हैं। बल्कि अक्सर जो है घरों में भी जो है माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है वो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चा अगर शोर कर रहा है तो उसे कहेंगे अगर तुम्हें टॉफ़ी चाहिए तो तुमने शोर नहीं करना, अगर तुम खामोश बैठे रहोगे तो मैं तुम्हें फला चीज़ दूंगी। तो इससे बच्चे का जो प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर के जो थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, उसमें भी जो है काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। और इसी तरह से जो है स्पीच में भी हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट जो ना क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन है रमाला रमाला अब्बास है। यह है फोनोलॉजिकल प्रोसेस एरर, प्लीज गाइड करेक्टिंग साउंड लाइक ब प। अच्छा जी, देखिए ये एक डिफरेंट टॉपिक है जो कि फोनोलॉजिकल और आर्टिकुलेशन से रिलेटेड है। इस पे भी इंशाल्लाह आई होप आई विल डिसाइड टू कंडक्ट द सेशन। तो फोनोलॉजिकल एरर जो है जो 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 बच्चे, यानी कि इसमें आप जो मुझे समझ पाई हूँ आपके सवाल को, कि बा और पा को कैसे करेक्ट किया जाए, फोनोलॉजिकल प्रोसेस एरर, प्लीज गाइड करेक्टिंग साउंड लाइक ब एंड पा। अच्छा, बा और पा साउंड जो है ना, अब मोस्टली जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं वो इन दो साउंड्स में जो है ना उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आप किस बच्चे के हवाले से बात कर रहे हैं, कि क्या वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है जिसको बा और पा की साउंड जो है वो क्लियरली उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, या एक नॉर्मल बच्चा है। अगर नॉर्मल बच्चा है तो उसको जो है आप बाकायदा बा और पा, यानी बा में जो है क्या नाम है वाइब्रेशन फील करवाएं, और पा जो है वो एस्पिरेटेड साउंड होता है जिसमें जो है यानी कि जो एयर स्ट्रीम होता है उनको फील करवाएं कि पा में जो है ना आपको एक पफिंग यानी कि हवा से महसूस होगी, हाथ पे फील करवाएं। और बा में जो है उसमें ये जो है फील नहीं होगा, बल्कि ये वॉइस साउंड है, इसमें जो है वाइब्रेशन फील होगी। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द ब एंड प साउंड्स में। अच्छा, एक क्वेश्चन है गुल अफीफा। इन्होंने ये सवाल किया है कि हाउ स्पीच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग टैंट्रम। टैंट्रम जो कि एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। देखिए, टैंट्रम स्पीच की वजह से टैंट्रम हो सकता है। देखिए, अगर बच्चा अपना इजहार जो है लफ्जों में नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली उसके बिहेवियर इश्यूज जो है वो आएंगे। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि टैंट्रम जो है वो किस डिसऑर्डर के साथ जो है ना एसोसिएट है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होने की वजह से उनको टैंट्रम प्रॉब्लम हो रहा है या कोई और रीजन है। तो डेफिनेटली जो स्पीच है, जब बच्चे की जो है वो सही तरह से वोकैबुलरी डेवलप नहीं होगी, सही तरह से वो अपना कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, अपने लफ्ज़ों को दूसरों को अपनी ज़रूरत के यानी लफ्ज़ों के थ्रू जो है वो अपना जो मैसेज है वो नहीं पहुंचा पाएगा, तो टेंट्रम डेफिनेटली जो है वो शो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेरा आमना है। माई नेफ्यू इज 19 month old and he has started babbling and say only cat and catch. His parents are doing almost everything you have mentioned, like talking slowly, reading books, playing, pointing, rhyming, but they are worried as he is not speaking more. अच्छा देखें, पहले तो ये कैच एंड सिर्फ जो है ना कैट बोलता है और कैच बोलता है, या तो इसके रूटीन में जो है ना ये जो कैट है, या हो सकता है कि उसके पास ऐसे टॉयज हो जिसमें जो है ना ये लफ्ज उसको कैट जो है बार बार सुनने को मिल रहा हो, या फिर जो है जैसे बॉल से खेलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैच
बच्चे जब एक दूसरे से वो करते हैं, बॉल से खेल रहे होते हैं, तो कैच एंड थ्रो यानी कैच का लफ्ज जो है ना ज्यादा, यानी जो लफ्ज ज्यादा बच्चा सुनता है वो लफ्ज जो है ना ज्यादा प्रोनाउंस करता है। जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, अगर आप रेगुलरली इस टिप्स पे जो है ना वो करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको जो है ना इंशाल्लाह रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन देखें, बहुत जल्दी जो है किसी भी उसमें जो है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता कि आप हफ्ता एक महीना करेंगे मुसलसल और आप चाहेंगे कि बच्चा फर फर बोलेगा। तो ये एक प्रैक्टिस है जो कि आपने बाकायदगी से करना है। प्रैक्टिस के थ्रू ही जो है बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ेगी। अगर आप एक नॉर्मल बच्चे को भी देखें तो क्या वो पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता है? नहीं, बल्कि वो जो है पहले साउंड्स निकालता है, फिर जो है ना एक साउंड निकालता है, फिर दो साउंड, फिर इस तरह वो एक मोती की तरह जो है ना उन साउंड को पिरोता चला जाता है। तब जाके जो है वो सिंगल वर्ड्स, टू वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, और ये सिलसिला जो है 3 से 4 ईयर्स जो है ना उसको लग जाते हैं एक पूरा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो आप जो है ना कोशिश करें कि इनके साथ जो है ना बच्चे के साथ बोले। लेकिन बहरहाल आप जो है ना इनका हेयरिंग टेस्ट भी जो है ना लाजमी करवाएं। कुछ बच्चों का जो है ना जो माइल्ड हेयरिंग वो होता है, माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे जो हेयरिंग के प्रॉब्लम बच्चे होते हैं, तो उनके साथ जो है ना ये इश्यूज हो सकते हैं बहरहाल। लेकिन मेरी सजेशन ये कि हेयरिंग टेस्ट भी करवा लें आप। अच्छा, ये डॉक्टर दानिश अहमद है। इन केस ऑफ स्पीच डिले, इन व्हाट एज पेरेंट्स मस्ट ब्रिंग चाइल्ड फॉर स्पीच थेरेपी? गुड क्वेश्चन। ठीक है, किस एज में यानी कि बच्चों को स्पीच थेरेपी के लिए लेके आना चाहिए? तो देखिए, जो आइडियल नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, 1 ईयर में बच्चा सिंगल वर्ड्स उसको बोल लेना चाहिए। यानी कि साल और सवा साल में बच्चा सिंगल वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है। अगर वो 2 साल में भी जो है वो सिंगल वर्ड्स स्टार्ट नहीं करता, तो आपने 2 साल में ही जो है ना स्पीच थेरेपी की सर्विसेज लेना है। लेकिन इसके पीछे कई रीजन भी हो सकती है। पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चे की बोलने की वजह क्या है। क्या उसका हेयरिंग का मसला तो नहीं है? पहले तो ये वो करवा लें टेस्ट, मतलब डायग्नोसिस उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो लेकिन आइडियल जो एज है वो 2 साल, यानी 2 साल में अगर आप स्पीच थेरेपी के लिए लेके आए तो इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, दूसरा, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन हो, मैं पूरे जो स्पीच के माइलस्टोन है उस पे दें, ताकि लोगों में जो है ना थोड़ा सा ये अवेयरनेस आए कि किस एज में बच्चे को स्पीच के कौन कौन से माइलस्टोन जो है वो डेवलप हो, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों में ये चीजें देखें। और जितना अर्ली जो है बच्चों को वो कर स्पीच थेरेपी करवाएं, उतना ही जो है ना उनके बेहतर रिजल्ट निकलते हैं। लेट एज में करवाएंगे तो उतना ही जो है बच्चा बहुत ज्यादा टाइम लेता है, और सब केसेस में तो बहुत ही स्पीच थेरेपी भी यूजलेस हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा 12 साल और इस तरह के एज में आप लेके आएंगे तो इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती स्पीच थेरेपी। लेकिन किसी हद तक हो सकती है, लेकिन इतना कंप्लीट वे में नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन हु हैव 2 years ऑफ एज। हिना अब्दुल्ला, child with language delay doing good with me in therapy session but not in environment। अच्छा, मतलब ये कि एक सवाल है कि जो इनके साथ सेशन कंडक्ट कर रहे हैं कि यानी कि जो थेरेपिस्ट हैं उनके साथ तो वो अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये कि अदर इन्वायरमेंट में बच्चे का रिस्पांस सही नहीं है। तो अदर इन्वायरमेंट से मुराद ये कि घर, तो उसके लिए फिर आपको पेरेंट्स की जो है ना थोड़ा सा काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो तरीका आप इस्तेमाल करती हैं बच्चे के साथ, वही तरीका आप पेरेंट के साथ भी इस्तेमाल करें, ताकि पेरेंट्स को वो तरीका पता चले, मालूम हो सकता है कि बच्चा जिस तरीके पे आप लेके चल रही हैं और उस तरीके पे पेरेंट्स जो है उस बच्चे के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, तो मे भी बच्चा जो है कंफ्यूज हो। Next question.
साथ मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा सवाल पे अक्सर आ जाते हैं कि जो कि उसको डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि मेरे माइंड में वो क्वेश्चन ना हो और मैं सही तरह से डिफाइन नहीं कर पाई, तो ऑडियंस में से जो पूछें तो अच्छा है कि मैं उनको थोड़ा तसल्ली बख्श जो है वो आंसर करूं। अच्छा जी, ये फिर ये वो है, फिर वो क्वेश्चन है कि फोनोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा जी, फोनोलॉजिकल प्रोसेस में जो है जो साउंड मतलब जो 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होता है, बल्कि उसके तो बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं फोनोलॉजिकल प्रोसेस के। तकरीबन 32 है या 23, आई थिंक ये 23 साउंड्स वो एरर है जो कि फोनोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें आपका जो है वो अभी जहन में क्या है, फ्रंटिंग करना है, बैकिंग है, क्लस्टर रिडक्शन है, ये सारे जो ना फोनोलॉजिकल प्रोसेस कहलाता है। यानी कि बच्चा जो है अपने ज़बान का इस्तेमाल जो है सही तरह से नहीं करता। जो साउंड जो है वो बैक ऑफ द टंग से निकालनी होती है वो फ्रंट ऑफ द टंग से निकालता है, या जो साउंड जो है मिड ऑफ द टंग से निकालनी होती है वो फ्रंट से या बैक से निकालता है। तो ये फोनोलॉजिकल का प्रोसेस होता है। इसमें जो है मस्कुलर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फोनोलॉजिकल में सिर्फ साउंड्स एरर होते हैं, यानी कि आर्टिकुलेशन में जो है वो मसल्स का प्रॉब्लम होता है, टंग की प्लेसमेंट का मसला होता है। लेकिन फोनोलॉजिकल प्रोसेस में जो है बच्चा एक रॉन्ग वे में जो है साउंड की प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो ये फोनोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बहरहाल इसमें देखा जाता है कि बच्चा जो है ना किस टाइप का एरर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रंटिंग कर रहा है तो फ्रंटिंग में क्या है कि वो आगे जो है जो लफ्ज़ों के जो वो हैं तलफ़ुज़ है का इस्तेमाल है, लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ का इस्तेमाल जो है वो आगे से करता है, जो कि उसको पीछे से करना चाहिए। कुछ साउंड जो है बैक ऑफ द टंग से बोली जाती है, कुछ फ्रंट से बोली जाती हैं। तो इस पे इंशाअल्लाह ताला हम एक करेंगे, सेशन करेंगे कंडक्ट। अच्छा, ये एक हैं एस शाहिद हैं, इन्होंने सवाल किया है कि एट व्हाट एज वी गेट टू नो दैट द चाइल्ड हैज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इफ नॉट रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल क्यू। देखिए व्हाट एज, ये अभी मैंने इसका मेरे ख्याल में आंसर दिया है कि किस एज में। देखिए पहले तो आपने ये देखना है कि बच्चे के जो माइलस्टोन है मतलब वो एज अप्रोप्रिएट उसकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, यानी जिसमें क्रॉलिंग है, सिटिंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है। ये देखना है कि बच्चा जो है वो लेट वो है वॉकिंग है, वॉक करता है, यानी देर से चल रहा है, या उसके जो वो है हेड कंट्रोलिंग वो है एबिलिटी है वो देर से डेवलप हो रही है, या फिर बोलने के लिहाज से। ये सारे माइलस्टोन आपने चेक करने हैं। अगर वो सिर्फ स्पीच के लिहाज से है कि स्पीच में ही डिले है तो फिर जो है देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है कौन कौन से साउंड निकाल रहा है या कौन कौन से वर्ड्स निकाल रहा है, और उसको हम कंपेयर करें एक नॉर्मल बच्चे से कि इस एज का बच्चा जो है इतने लफ्ज़ बोलता है या इतना जो वो जुमले बोलता है। अगर आपको ये फील हो कि ये बच्चा जो है उन बच्चों से पीछे है तो डेफिनेटली जो है उसको प्रॉब्लम होगी स्पीच की। तो लेकिन आइडियल जो एज मैंने आपको बताई है कि जितने अर्ली एज में यानी 2 इयर्स में अगर बच्चे को स्पीच थेरेपी आप करवाएं तो उसमें बहुत बेहतरी आती है, बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिलता है।
तो ये फिर ये आप देख लीजिएगा कि किस टाइप का जो है ना उसको प्रॉब्लम है। थैंक यू वकास। अच्छा, ये डॉक्टर उस्मा अली का सवाल है कि स्पीच थेरेपी में कितने सेशन लगते हैं नॉर्मली। देखिए, ये डिपेंड करता है बच्चे की प्रॉब्लम पे। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल माइनर प्रॉब्लम के साथ आते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अगर बच्चे का जो है आईडी का भी मसला है तो डेफिनेटली फिर तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जो कि उनके साथ फिर बिहेवियर के इश्यूज भी आ जाते हैं। लेकिन अगर उनका सिर्फ जो है ना साउंड्स का एरर आ रहा है, और साउंड्स एरर भी जो है इतने ज़्यादा साउंड एरर नहीं है, तो वो बहुत जल्दी, और वो भी डिपेंड करता है देखें बच्चे की एज पे, बच्चे के कॉपरेशन पे, फिर जो फैमिली मेम्बर है उनके तो उस पे कॉपरेशन पे कि वो कितना अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैटर करती हैं कि कितना टाइम बच्चा लेता है। सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट की थेरेपी से ही जो है ना बच्चा फर नहीं बोलता, बल्कि इसमें जो है ना सारे फैमिली मेम्बर्स के जो वो कॉपरेशन है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पे, ये सब चीज़ें जो है मैटर करती हैं सेशन के। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुशरा जमील हैं कि प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई टीच टू आवर स्पेशल चिल्ड्रन एट होम। देखें, स्पेशल चिल्ड्रन तो अगर आप देखा जाए तो इनके साथ तो प्रॉब्लम सिर्फ स्पीच का नहीं होता, और भी प्रॉब्लम्स इनके हो सकते हैं। इनके जो है जो डेली रूटीन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इनका खाने पीने का खुद से नहीं खा पाते, कपड़े खुद से नहीं बदल पाते, ठीक है। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह ये सारे जो है स्पेशल बच्चों के उसमें आता है। तो इस पर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि एक सेशन जो है कंडक्ट करूं स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग पे, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग है या ड्रेसिंग वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह है, खाने की ट्रेनिंग है। ये सब जो है स्पेशल बच्चों की जो बेसिक नीड है, इंशाल्लाह इस पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिना अब्दुल्ला हैं यहाँ पे, हाउ टू डील विद अ चाइल्ड हु इज नॉट डायग्नोज्ड विद ADHD एंड ऑटिज्म बट शोज सम साइन। देखें, अगर बच्चा ADHD या ऑटिज्म वाला वो उसकी डायग्नोसिस नहीं है लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स हैं, तो कैसे डील करना है। देखिए, ये तो आप बिहेवियर से रिलेटेड मेरे ख्याल में बात कर रही हैं, या स्पीच के लिहाज से बात कर रही हैं कि उनको कैसे डील करना है। अगर स्पीच के लिहाज से बात करनी है तो पहले तो आप ये देखें कि असेसमेंट उस बच्चे का करें प्रॉपर वे में कि उसका जो है वो कौन से लेवल पे है, यानी कि वो आपके लफ्ज़ों को समझ रहा है या लफ्ज़ों की अदायगी कर रहा है। पहले तो हम उसका लेवल देखेंगे, देन वी विल डिसाइड हाउ टू डील विद हिम। थैंक यू डॉक्टर उस्मा। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरना फिर हम अपना सेशन जो है वाइंड अप करें। ये कौन है, हेरा आमना। ठीक है, ये जो हेरा को मैंने जो बच्चे के बारे में बताया कि वो जो है कैच और कैट लफ्ज़ बोलता है, इसके अलावा नहीं बोलता। इनको मैंने मशवरा दिया था कि आप इनका हेयरिंग भी चेक करवाएं, तो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे उस बच्चे के साथ हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। देखें हेरा, आप जो है उनके साथ जो मैंने आपको टिप बताई हैं वो आप करें।
बार बार करें। बच्चे का इंटरेस्ट देखें कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें कि जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स दे। तो आज के लिए मेरे ख्याल में ये सेशन जो है इतना काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मज़ीद इंफॉर्मेशन दूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा बल्कि सवालात करें मुझसे। मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे सवाल करें बच्चों के जो है माइलस्टोन के लिहाज से वो करें, स्पीच से रिलेटेड हो, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचे। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त जो है मेरे साथ यहाँ पे ऑनलाइन हुए हैं और मुझसे जिन्होंने क्वेश्चन किए, सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरे सेशन को लाइव देखा। तो इसके साथ ही मैं ओके जी, अल्लाह हाफिज़।